चंदनपुर गांव में उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन गांव के किसान माधव के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसकी लहलहाती फसल को रोज रात कोई न कोई जंगली जानवर या फिर पड़ोसी गांव के चोर नुकसान पहुंचा रहे थे। माधव एक जिद्दी और गुस्से वाला इंसान था। उसने फैसला किया कि वो अपने खेत के बीचों बीच एक ऐसा बिजू का यानी पुतला खड़ा करेगा जिसे देखकर इंसान तो क्या, परिंदों की भी रूह कांप जाए। अगले ही दिन माधव ने पुराने कबाड़ से कुछ लकड़ियां निकाली। उसने पुतले को इंसान का रूप देने के लिए फटे पुराने काले कपड़े पहनाए। उसका चेहरा बनाने के लिए उसने मिट्टी के एक पुराने घड़े का इस्तेमाल किया, जिस पर उसने कोयले से बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और एक टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बना दिया। पुतले को खड़ा करने के बाद माधव ने उसके गले में एक मरा हुआ काला कौवा टांग दिया और उसके हाथों में एक पुरानी जंग लगी दरांती बांध दी। वो पुतला खेत के बीचों बीच किसी मुर्दा इंसान की तरह खड़ा था, जो हवा के झोंकों के साथ हल्का सा हिलता था। पहली रात जब चांद की हल्की रोशनी उस पुतले पर पड़ी तो वो सच में किसी शैतान जैसा लग रहा था। अगले दिन सुबह जब माधव खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ ठीक है। फसल को किसी ने हाथ नहीं लगाया था, लेकिन माधव को एक अजीब सी बात महसूस हुई। उसे याद था कि उसने पुतले का मुंह गांव की तरफ किया था, लेकिन अब पुतले का मुंह उत्तर की दिशा में यानी घने जंगल की तरफ था। माधव ने सोचा शायद तेज हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। उसने पुतले को वापस सीधा किया और घर चला गया। दूसरी रात गांव के एक शराबी सुक्खू ने खेत के रास्ते से गुजरने की हिम्मत की। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। सुक्खू जैसे ही माधव के खेत के पास पहुंचा, उसकी नजर उस पुतले पर पड़ी। चांदनी रात में वो पुतला पहले से कुछ बड़ा और भारी लग रहा था। सुक्खू को लगा कि पुतला उसे घूर रहा है। अचानक सुक्खू को पगडंडी पर किसी के चलने की आवाज आई, चर चर, जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। सुक्खू डर के मारे भागा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो पुतला अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि खेत के किनारे तक आ गया है। अगली सुबह पूरे गांव में चर्चा फैल गई। सुक्खू बदहवास हालत में मिला और उसने दावा किया कि माधव का पुतला रात में चलता है। माधव ने इन बातों को बकवास करार दिया, लेकिन जब वो खुद खेत पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुतला अब खेत के बीच में नहीं, बल्कि मेड़ के एकदम पास खड़ा था। उसकी वो कोयले से बनी आंखें अब धुंधली नहीं, बल्कि चमकती हुई काली लग रही थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि पुतले के पैरों के पास की मिट्टी गीली थी, जबकि रात में कोई बारिश नहीं हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने माधव को चेतावनी दी कि वो उस पुतले को उखाड़कर फेंक दे। उनका कहना था कि पुराने फटे कपड़ों और उस मिट्टी के घड़े ने शायद किसी बुरी आत्मा को अपनी ओर खींच लिया है। मगर माधव की जिद उसके डर से बड़ी थी। उसने कहा, अगर ये पुतला खेत की रखवाली कर रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है। तीसरी रात गांव के लिए सबसे खौफनाक साबित होने वाली थी। उस रात गांव का एक आवारा लड़का जो अक्सर खेतों से फल चोरी करता था, गायब हो गया। रात भर सन्नाटा रहा, लेकिन बीच बीच में खेत की तरफ से ऐसी आवाजें आती रहीं जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। कुत्तों ने उस रात रोना बंद नहीं किया। उनकी आवाजों में एक अनजाना खौफ था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण चंदनपुर पर पड़ी तो पूरा गांव माधव के खेत की तरफ दौड़ पड़ा। हवा में एक अजीब सी सड़ंद फैली हुई थी। जैसे जैसे लोग खेत के करीब पहुंचे, उनकी चीखें निकल गईं। खेत के बीचों बीच वो पुतला खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा बेजान नहीं लग रहा था। पुतले का कद 7 फीट से भी ऊंचा हो गया था। उसके पुराने काले कोट के नीचे से कुछ मोटा और भारी सा महसूस हो रहा था। सबकी नजरें पुतले के निचले हिस्से पर पड़ीं। पुतले के फटे हुए पजामे और जूतों से गाढ़ा लाल खून रिस रहा था। खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थीं और खेत की मिट्टी को काला कर रही थीं। माधव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पास जाए, लेकिन गांव वालों के दबाव में उसने कांपते हाथों से उस पुतले के कोट के बटन खोले। जैसे ही कोट खुला, अंदर का नजारा देखकर कई लोग वहीं बेहोश हो गए। पुतले के अंदर लकड़ियां नहीं थीं, बल्कि वो गायब हुआ लड़का था जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उन कपड़ों के अंदर सिल दिया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लड़के का चेहरा गायब था। उसका चेहरा ठीक वैसा ही बना दिया गया था जैसा माधव ने घड़े पर कोयले से बनाया था।
एक टेढ़ा मेढ़ा डरावना मुंह और बड़ी बड़ी सूनी आंखें। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। हवा का एक तेज झोंका चला और वो पुतला, जो अब एक लाश बन चुका था, धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा अब सीधे माधव की तरफ था। माधव की आंखों में खौफ था। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में धंस गए हैं। पुतले के हाथ में मौजूद वो जंग लगी दरांती धीरे धीरे ऊपर उठी। उस दिन के बाद चंदनपुर का वो खेत हमेशा के लिए वीरान हो गया। माधव का कहीं पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस वीरान खेत में दो पुतले दिखाई देते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। वे अपनी जगह बदलते रहते हैं, मानो किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे हों। गांव वाले अब उस रास्ते से दिन में भी गुजरने से कतराते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उस खेत को अब किसी इंसान की जरूरत नहीं है। उसका रखवाला खुद जाग चुका है।